हेलो एवरीवन, आपके इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, आपका दिन इस तरह से शुभ हो और दिन की तरह आपका ये दिन भी शुभ हो। तो आज की क्लास में हम लोग कर लेते हैं अम्ल, भस्म और लवण के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग अम्ल, भस्म और लवण वाले पोर्शन को कर रहे थे। ठीक है, इसमें अम्ल का जो गुण था, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके बारे में हम लोग टोटली डिस्कशन कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग अम्ल के बाद जो होता है वो भस्म, उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो भस्म क्या होगा, भस्म के क्या समान गुण है, भस्म बनता कैसे है, चलो देखते हैं। भस्म की क्या बेसिक प्रकृति क्या होगा, बेसिक नेचर क्या होगा वो बताऊंगा। ठीक है, वैसे आपको पता भी होगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्लास में बिना देरी किए। सबसे पहले जानेंगे भस्म क्या होगा। बेस, ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे एसिड के बारे में। एसिड वह पदार्थ जो एसिड, अम्ल, भस्म, अम्ल जो है वह पदार्थ एक पदार्थ होता है ना, जो जल में घुलकर कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक आयन देगा। एसिड वो पदार्थ, अम्ल वो पदार्थ जो धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, मतलब अब एक एसिड के विलयन में हम लोग प्रबल एसिड, दुर्बल एसिड, प्रबल भस्म, वीक भस्म के बारे में, प्रबल अम्ल, वीक अम्ल के बारे में हम लोग पढ़े थे। मजबूत कमजोर अम्ल के बारे में। इसमें सपोज मेरे पास अगर प्रबल अम्ल है, इसमें कोई भी धातु का टुकड़ा डाल दिया जाए, ठीक है, लाइक सोडियम या आयरन, एल्युमिनियम, है ना, ये सब अगर डाल दिया जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा कि अभिक्रिया के दौरान एक कह सकते हैं बबल्स उत्पन्न करेगा। बबल्स, लाइक वो बबल्स जो होगा, बुलबुला, वो हाइड्रोजन गैस का होगा। तो समझ में ये आया कि अम्ल के विलयन में अगर हम कोई धातु मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मतलब बनता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, जो नया पदार्थ बनेगा उस विलयन के अंदर में वो लवण होगा। ठीक है, धातु अम्ल से विक्रिया करता है, लवण बनाता है। अब इसमें एक नई बात है कि अम्ल में दो तरह का अम्ल होता है, प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल अम्ल को चूंकि स्वाद तो नहीं कर सकते, लेकिन दुर्बल अम्ल स्वाद में, टेस्ट में क्या होगा, खट्टा होगा। अर्हेनियस द्वारा परिभाषा कहता है अगर अम्ल को जल में मिला दिया जाए तो जल में विखंडित होकर H+ आयन सारे अम्ल में दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी में क्या होता है, जितने भी मैक्सिमम अम्ल है सब में हाइड्रोजन होगा। HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो या आपका, या सल्फ्यूरिक अम्ल हो, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, या सल्फ्यूरिक अम्ल हो, या आपका बोरिक अम्ल हो, किसी भी प्रकार का अम्ल हो, या फॉस्फोरिक अम्ल हो, या एसिडिक अम्ल हो, किसी भी तरह का अम्ल हो, अगर वो जल में घुलेगा, आयनित होता है ना, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जरूर देगा। उन सभी विलयन के, उसके विलयन में हाइड्रोजन आयन देगा। तो उसी प्रकार क्या हम भस्म, क्या ऐसा ही कुछ है क्या? भस्म जल में घुलकर अर्हेनियस द्वारा परिभाषा करेगा, अर्हेनियस। ठीक है, अर्हेनियस कहता है कि अगर भस्म को, किसी भी भस्म को जल में मिला दिया जाए, उसके विलयन में मिला दिया जाए, तो उसमें Na+ और OH- आयन देगा। ठीक है, क्या देगा, OH- आयन देगा। कॉमन आ गया। अब देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, ये कॉस्टिक पोटास, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जल में मिलाएंगे, K+ OH- आयन देगा। ठीक है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया, ये भी जल में घुलकर कैल्शियम 2+ और OH2- देगा। कैल्शियम 2+ और 2OH- आयन देगा। इस तरह से, मतलब कॉमन बेस में, सारे बेस में क्या होता है कि अगर वो जल में घुलता है तो OH- आयन देगा। तो यहाँ से अर्हेनियस की परिभाषा कहता है कि वह पदार्थ है ना, भस्म जो बेस होगा आपका, जल में घुलकर, ठीक है, जल में घुलकर OH- आयन देता है, OH- आयन देता है। कौन? भस्म हो गया। स्वाद की बात करेंगे तो स्वाद में ये कड़वा होगा, स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद, इसका जो टेस्ट होगा, स्वाद होगा, वो कड़वा होता है। टेस्ट में क्या होगा आपका,
कड़वा टाइप का होगा। और हर वो पदार्थ जो कड़वाहट होती है जनरली टेस्ट करने पर, इसका अर्थ वो होगा कि उस पदार्थ की जो प्रकृति है वो भास्मिक है, भस्म है। ठीक है, तो यहाँ से दो बात सामने आई कि भस्म से घुलने वाले पदार्थ, एक तो वो पदार्थ होता है जो जल में घुलेगा, एक वो पदार्थ जो जल में नहीं घुलेगा। बहुत सारे पदार्थ अर्हेनियंस द्वारा भी परिभाषा कहती है। तो एक कॉमन पदार्थ एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देगा। अभी बताया था मैंने आपको क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भस्म है, जल में घुला, आपको मिला क्या, सोडियम प्लस OH माइनस आयन देगा। ठीक है, साथ साथ अगर हम इसको जल में घुलाते हैं, आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हो जल H2O, जल में घुल रहा है ये। ठीक है, जल में घुल रहा है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जल में घुलकर क्या देगा, K प्लस आयन और OH माइनस आयन देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KCaOH होल 2, ये भी आपका जल में घुलेगा तो देगा आपका Ca2 प्लस और 2OH माइनस देगा। जितने भी भस्म हैं सब में कॉमन होगा। तो अर्हेनियंस की परिभाषा कहते हैं कि अगर किसी पदार्थ को जल में घुलने पर अगर OH माइनस दे दिया, समझ लेना वो पदार्थ भस्म होगा, भास्मिक प्रकृति का होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे भस्म भी होते हैं, प्रबल भस्म, जिस तरह से प्रबल अम्ल प्रबल भस्म होते हैं ना, उसी तरह से प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म भी होते हैं। प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार प्रबल भस्म भी होगा आपका, दुर्बल भस्म भी होगा, दो तरह का होता है भस्म। तो पहले हम ये बताना चाहूँगा कि किसी पदार्थ को जल में घुलाने पर OH माइनस आयन दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे भस्म हैं जो जल में घुलता नहीं है, बल्कि जल से अभिक्रिया करता है। जल में वो घुलेगा नहीं, ठीक है, वो जल से मिलेगा, कांटेक्ट करेगा, रिएक्टेंट करेगा, रिएक्शन करेगा, उसके बीच में एक नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे देखो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं ना, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं आपके को जल से अभिक्रिया करके OH माइनस आयन देगा। ठीक है, कोई पदार्थ ऐसा होगा जल में पूरी तरह घुल जाएगा, OH माइनस आयन देगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जल से अभिक्रिया करके OH माइनस आयन देगा। लाइक अमोनिया बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है, अमोनिया को जल में मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा आपका। ठीक है, अब देखो इसी पदार्थ को अगर हम जल में घुला देते हैं तो आपका एक नया पदार्थ बनेगा, और NH4OH माइनस आयन, अमोनियम आयन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा आपका NH4 प्लस और OH माइनस आयन बनेगा। तो जल से अभिक्रिया करके OH माइनस आयन दिया, और जल में घुल कर, तो दो तरह का भस्म होता है, एक जल से अभिक्रिया करके अभी OH माइनस आयन देगा, और एक जल में घुल कर OH माइनस आयन देगा। तो याद रखना है कि जो पदार्थ जल में घुलेगा, ठीक है, या जल से अभिक्रिया करेगा, उसे ही हम भस्म कहते हैं। तो भस्म को क्षार कहेंगे। ठीक है, उस भस्म को क्षार कहेंगे। यदि भस्म को क्षार कहते हैं, यदि भस्म आपका जल में घुलनशील हो, ठीक है, भस्म कहाँ जल में घुलनशील हो, तब उस टाइम में भस्म को क्या बोलेंगे, क्षार कहते हैं। ठीक है, तो आपका क्षार कौन कौन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। मतलब ये हुआ कि जितने भी भस्म हैं वो सारे के सारे क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे भस्म जल में घुलकर पूरी तरह नहीं घुलता है। जो जल में पूरी तरह घुल गया वो होता है आपका क्षार, जो नहीं घुला वो क्षार नहीं हुआ। लेकिन जो घुले या ना घुले OH माइनस आयन तो देगा, उस पदार्थ को हम बोलेंगे क्या, भस्म बोलते हैं। जो जल में घुलेगा या जल से अभिक्रिया करेगा वो भस्म होगा। तो सभी भस्म क्षार नहीं होता है, लेकिन सभी क्षार भस्म होता है। चलो ठीक है, समझ में आई बात। तो अर्हेनियंस द्वारा परिभाषा कहता है, सिंपली याद रखना, जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देगा, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल मैंने लिया एक्सेप्शन के केस में, यहाँ जल से अभिक्रिया करके OH माइनस आयन देने वाला पदार्थ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अच्छा, और कौन कौन पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, तो आपका ये क्षार होगा। ठीक है, लेकिन क्षार कौन कौन पदार्थ नहीं घुलेगा, तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा आप, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड
और आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपका हो गया आयरन ऑफ हाइड्रोक्साइड, CuOH होल टू AlOH होल टू NH4OH FeOH का होल 3। ये सब पदार्थ क्या है, जल में घुलनशील नहीं है, मतलब ये क्षार नहीं है, ये सारी क्षार है, वस्म दोनों है, वस्म दोनों है, ठीक है, लेकिन क्षार ये नहीं, क्षार ये होगा आपका, क्षार ये नहीं होगा, ठीक है, ये क्षार आपका नहीं होगा। समझ में आई बात? चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसमें मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको। चलो मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि भस्म भी अम्ल की तरह दो तरह का होता है, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल, ठीक है। उसी प्रकार आपका होगा प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। प्रबल अम्ल खतरनाक होते हैं काफ़ी, उसको यूज़ करना प्रिकॉशन, मतलब उसको ऐसे हम लोग यूज़ नहीं करते, उसको प्रिकॉशन के साथ यूज़ करते हैं, बहुत सेफ्टी के साथ यूज़ करते हैं। उसी प्रकार आपको प्रबल भस्म को यूज़ करना है तो प्रिकॉशन के साथ करना है, ठीक है, ऐसे सेफ्टी के साथ करना है। तो इस तरह से प्रबल अम्ल होता है, उसी तरह से खतरनाक प्रबल भस्म भी होगा। दुर्बल अम्ल उतने ही खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि दुर्बल अम्ल हम खाते भी हैं एज ए फ्रूट इन द फ्रूट, मतलब खाद्य पदार्थ में खाते हैं। उसी तरह से दुर्बल भस्म हम लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे देख सकते हो, जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, टूथपेस्ट हो गया, है ना, ये सब पदार्थ जो हो गया आपका, वो इसमें क्षार मिले होते हैं, ठीक है। इसमें क्षार मतलब भस्म का एक जलीय रूप होता है, ठीक है, तो जल भस्म का जलीय रूप क्षार कहते हैं। तो जनरली दुर्बल भस्म को हम लोग जनरली यूज़ भी करते हैं, लेकिन प्रबल भस्म को यूज़ सेफ्टी के साथ करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन दुर्बल भस्म है और कौन कौन प्रबल भस्म है। सबसे पहले जानना है कि प्रबल भस्म। तो प्रबल भस्म में मैं आपको बताऊं, जो जल में पूर्णतः आयनित होगा, ठीक है, पूर्णतः याद रखना है आपको, जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होगा, जल में घुलकर यूज़ करेंगे बेहतर होगा आपके लिए। जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस आयन देता है, ठीक है, OH माइनस आयन देता है, उसको हम बोलेंगे क्या, प्रबल भस्म। एग्जाम्पल याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये होगा आपका क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक पोटास भी कहते हैं, और उस बार ऊपर वाले को कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नहीं, ये सॉरी दुर्बल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रबल आपका भस्म है और दुर्बल भस्म में देखो। चलो अब बात करते हैं दुर्बल भस्म की, ठीक है। वीक बेस, वीक बेस अच्छे से समझना, ये होगा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या फर्क है, ठीक है। जो जल में घुलेगा, ठीक है, जल में घुलकर आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, उसे हम कहेंगे दुर्बल भस्म। एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है कौन कौन आपका दुर्बल भस्म होगा। तो आप याद रखिएगा इन दोनों को छोड़कर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 2, ऐसे लिखना होल 2 होगा, ठीक है, पढ़ेंगे इसको एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलो नेक्स्ट होगा आपका क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर 2 भी यूज़ करते हैं, वैलेंसी पे डिपेंड करता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड। चलो नेक्स्ट आपका होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम बोलेंगे इसको क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में? तो ये आपका वीक बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। सिंपल याद रखना है, पूर्णतः आयनित होकर OH देगा, आंशिक रूप से आयनित होता है, मतलब उस जल में, ठीक है, कम मात्रा में, बहुत ही कम रूप से वो जल में घुलेगा, OH माइनस आयन देगा। ये पूरी तरह से घुलकर OH माइनस आयन दे देगा। चलो ठीक है, चलो अब मैं बताऊंगा आपको भस्म का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बेस, भस्म का निर्माण।
भस्म का निर्माण करता है। किस तरह से बनेगा भस्म, उसका क्या प्रकृति, अम्ल बनाते भी है उस तरह से भस्म बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि जब किसी भी धातु को ऑक्सीजन हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीकृत होगा, मतलब वो ऑक्साइड बना लेगा। किसी धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं या उसमें हवा में छोड़ देते हैं तो उसके परत पे, उसके सतह पे ऑक्साइड बन जाता है, मतलब उस धातु का ऑक्साइड बनता है। जैसे सोडियम को हमने खुले हवा में छोड़ दिया तो बन गया आपका क्या, सोडियम मोनोऑक्साइड Na2O, ठीक है। उसी प्रकार पोटेशियम को मैंने छोड़ दिया ऑक्सीजन में, बन गया पोटेशियम मोनोऑक्साइड। उसी तरह से कैल्शियम को ऑक्सीजन में हवा में छोड़ दिया, खुले हवा में छोड़ दिया, बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमें ये जानना है कि जब कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है, और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति ये होती है, धातु के ऑक्साइड, किसी भी धातु के ऑक्साइड नेचर में, प्रकृति में वो भस्म होते हैं, ठीक है। धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड वो नेचर में अम्ल होते हैं। धातु के ऑक्साइड ये सारे हैं, ये सब क्या होगा, भस्म होगा। लेकिन धातु के ऑक्साइड बता चुका हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, ये सब क्या होगा, अधातु के ऑक्साइड, जो कि प्रकृति में, ये सब नेचर में कैसा होगा, अम्ल का गुण होगा, ठीक है। क्योंकि यही पदार्थ जल से अभिक्रिया करता है तो अम्ल बना लेता है। कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है, ये भस्म है, ये सारे, क्योंकि इसको दोबारा अब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो वो भस्म बना लेगा, और ये जल से अभिक्रिया करेगा तो अम्ल बना लेगा। ऐसे ही तो होता है पहचान। तो जल से अभिक्रिया करेगा, ये इसको हम दोबारा कराते हैं अभिक्रिया, ठीक है। ये पहला एक रिएक्शन है आपका, सोडियम ऑक्साइड को हम जल से अभिक्रिया कराया H2O से, बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए हम कहते हैं कि धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं, भस्म होते हैं, ठीक है, धातु के ऑक्साइड। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल देखेंगे, जब पोटेशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, पोटेशियम ऑक्साइड बना, मतलब ये भस्मिक प्रकृति का है। कैसे पहचानेंगे, तो इसको अभिक्रिया कराना है दोबारा जल के साथ, तो बन जाएगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, मतलब भस्म बनेगा। उसी प्रकार तीसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, कैल्शियम को ऑक्सीजन से मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, लेकिन इसी कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घुला देते हैं तो बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भस्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अनबुझा चूना कहेंगे इसको आप, ठीक है, अनबुझा चूना, अनबुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा आपका, बुझा हुआ चूना, बुझा चूना होगा। या हम कह सकते हैं भकरा चूना भी कह सकते हैं, चूँकि पानी में भकड़ गया है, भकरा चूना कहेंगे, ठीक है। और इसको बोलेंगे अनबुझा चूना या शुष्क चूना कह सकते हैं, अनबुझा हुआ चूना। तो इसका यूज़ करते हैं, बुझा हुआ चूना का यूज़ करते हैं दीवारों की रंगाई में करते हैं, ठीक है, ताकि दीवारों की रंगाई में उसमें चमक आ जाती है। जैसे दीवारों की रंगाई करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवारों में रंगाई के लिए करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, ठीक है। देखो मार्केट से जो बोरा लाता हूँ हम लोग, चूना लाते हैं जनरली, वो होता है अनबुझा हुआ चूना। उसको बनाया जाता है कैल्शियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, कैल्शियम को खुले हवा में छोड़ दिया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया आपका। अब वो जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। इसका हम यूज़ करते हैं कहाँ, रंगाई में करते हैं, दीवारों की सफ़ेदी में करते हैं। उस टाइम पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेगा, तो अभिक्रिया के दौरान आपका बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके अंदर से पानी का इवापोरेशन होता है, पानी वाष्प बनकर निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से हमें दीवारों में चमक दिखाई देती है। याद रखिएगा, दीवारों में जो चमक होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है, क्योंकि जब तक हम रंगाई कर रहे हैं तब तक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता रहेगा, उसमें से पानी निकल जाएगा, इसलिए हमें चमक दिखाई देती है चुनाई करने में, मतलब कह सकते हैं रंगाई करने में, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। आप तो भस्म का निर्माण यहाँ समझ में आया। भस्म का निर्माण हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, ये पहला निर्माण हुआ आपका, ठीक है, ये आपका पहला निर्माण हुआ। एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूँ, जैसे में एग्जाम्पल में ये होगा। पहला पॉइंट, भस्म का निर्माण धातु से
ठीक है। धातु से ऑक्सीजन की अभिक्रिया, जब धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? जब धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, धातु से ऑक्सीजन की अभिक्रिया, जब धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो धातु के ऑक्साइड बनते हैं। ये ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, मतलब भस्म बनाते हैं। ये पहला निर्माण हुआ जनरली, ठीक है। अब मैं बता दो दूसरा निर्माण, भस्म का दूसरा निर्माण किस विधि से होता है बता रहा हूँ। ये से अब भस्म का दूसरा निर्माण कैसे होता है आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। चलो दूसरा पॉइंट देखो, क्रियाशील धातु, ठीक है। क्रियाशील धातु से जल होगा, जल या जल का जो वाष्प रूप है, भाप कह सकते हैं, वाष्प कह सकते हैं, से अभिक्रिया, ठीक है। क्रियाशील धातु से जल या वाष्प की अभिक्रिया। अब देखो, जल से अभिक्रिया कौन करेगा, वाष्प से अभिक्रिया कौन करेगा। ऐसा होता है कि जब हम क्रियाशील धातु अगर है तो इट मीन्स कि वो क्रियाशील इसलिए क्रियाशील है क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया भी कर लेता है। वही क्रियाशील धातु बढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। वही क्रियाशील धातु जल से अभिक्रिया भी कर लेता है। वही क्रियाशील धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, मतलब किसी भी पदार्थ से आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, तभी तो वो क्रियाशील है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो जल से अभिक्रिया करेगा, सिर्फ पानी, नॉर्मल पानी से अभिक्रिया कर लेगा। देखो कैसे, सोडियम को हमने जल में डाल दिया, ठीक है। सोडियम को जल में डाल दिया, बन जाएगा क्या, सोडियम ऑक्साइड। अब हमें पता है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, हमेशा भस्म होता है। ये तो बताया था, धातु का ऑक्साइड हमेशा भस्म होंगे, ठीक है। यहाँ से एक नया पदार्थ निकलेगा जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। मतलब भस्म की परिभाषा ये भी है, जब किसी भस्म को अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवापोरेट होगा, ठीक है। उसी प्रकार पोटेशियम हाईली क्रियाशील धातु है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा आपका पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये सोडियम ऑक्साइड है आपका, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, ये हो गया पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, क्योंकि यहाँ H तो बचा हुआ है ना, तो H तो कहाँ जाएगा, तो H निकलेगा, H हाइड्रोजन गैस बनकर, ठीक है। थोड़ा सा कम क्रियाशील धातु लाइक हम कह सकते हैं आयरन हो, इसको अभिक्रिया कराएंगे वाष्प के साथ, वेपर के साथ, क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, नॉर्मल पानी से नहीं करता है। पानी को अगर गर्म कर देते हैं, वाष्प बना देते हैं, भाप बना देते हैं, फिर अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। तो देखोगे बनेगा क्या, Fe3O4 बनेगा, Fe3O4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकाल लेगा। उसी प्रकार थोड़ा सा और ज़्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील धातु में हम मैग्नीशियम को ले लेता हूँ। मैग्नीशियम ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता है, जैसे ही इसको गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो अब यहाँ जो बनने वाला पदार्थ है, चाहे वो सोडियम ऑक्साइड हो या पोटेशियम ऑक्साइड हो या आयरन ऑक्साइड हो या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे भस्म होते हैं। कैसे पहचानेंगे इसको, पुनः आप पानी से अभिक्रिया करा देना, जैसा पहला पॉइंट बताया गया था, पानी से अभिक्रिया करा देना, आपका बन जाएगा भस्म, ठीक है। तो भस्म इस तरह से बनता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भस्म के समान गुण, क्या वो गुण होते हैं, क्या उसका भौतिक रासायनिक क्या गुण, जिस तरह से अम्ल के बारे में पढ़े ना उसी तरह से थोड़ा सा भस्म का भी होगा। भस्म के समान गुण, ठीक है। भस्म के समान गुण, तो भस्म के पहले गुण आप जानते हैं कि भस्म स्वाद में खट्टा होता है, कड़वा होता है ना। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, टेस्ट करेंगे कड़वा होगा। मतलब ये हुआ कि साबुन के जैसा, अगर भस्म के घोल को टच करते हैं तो साबुन का जो चिकनाहट होता है ना, साबुन का चिकनाहट उसी तरह से लगेगा, है ना। भस्म के घोल को छूने पर, ठीक है, भस्म के घोल को छूने पर साबुन की तरह
चिकनाहट लगता है। ठीक है, आपको याद रखना है साबुन की तरह चिकनाहट। इनफैक्ट साबुन में हो या डिटर्जेंट हो आपका, उन सभी में भस्म पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा, पहला खट्टा कड़वा होगा, दूसरा भस्म के घोल में छूने पर साबुन की तरह चिकनाहट होगा। आपको खुद पता भी होगा कौन कौन सही है। जैसे अभी बताया था इससे पहले कि भस्म के जलीय विलयन, भस्म जलीय विलयन में है ना, मतलब पानी में भस्म जलीय विलयन में जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, या तो पूर्णता देगा या तो आंशिक देगा। पूर्णता देगा तो आपका प्रबल भस्म और आंशिक देगा तो आपका दुर्बल भस्म होगा। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगर हम बात करेंगे भस्म की प्रकृति की, भस्म के घोल में किसी एक इंडिकेटर को डाल दिया, मीन्स सूचक को डाल दिया भस्म के घोल में। भस्म के घोल में कोई एक इंडिकेटर, लाइक हमने ले दिया लिटमस। ठीक है, तो भस्म क्या करता है कि लाल लिटमस पेपर को, ठीक, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला करेगा, लेकिन वहाँ पर जो अम्ल होगा आपका, वो अम्ल नीला को लाल कर देगा और भस्म क्या होता है, लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 5। वैसे इसके लिए मैं अलग से एक्सपेरिमेंट बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा आपको इसी चैनल पे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे देखेंगे नए, तो आप देख सकते हो वहाँ पे 2 से 3 रोज़ के अंदर में अपलोड करके दिखाऊंगा आपको कि भस्म लाल लिटमस को नीला किस तरह से करता है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 5 देखते हैं कि किसी भी भस्म को अगर अम्ल से अभिक्रिया कराया तब क्या रिएक्शन होगा। हमें जो पता है कि हम लोग के घर में जो नमक है वो अम्ल और भस्म के मिलने से ही तो बना है। ठीक है, शायद ये बात पता भी नहीं होगा आपको। NaCl नमक जो बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के मिलने से बना है। चलो देखो कैसे बनता है। भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके, पहले हम लिखता हूँ उसके बाद में रिएक्शन करके दिखाता हूँ। ठीक है, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा आपका, लवण बनाता है। देखो कोई भी भस्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल भस्म को प्रबल अम्ल से मिलाना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल अम्ल हो गया, इसको मिलाना है प्रबल भस्म HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है। तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। देखो ये सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके बन जाएगा NaCl एंड फाइनली हाइड्रोजन OH से अभिक्रिया करके बन जाएगा H2O। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल इसलिए होगा क्योंकि जो नया पदार्थ विलयन बना है उस विलयन में जो पदार्थ डाला गया है उसमें भस्म और अम्ल दोनों का समान गुण है। क्योंकि हमने प्रबल अम्ल को प्रबल भस्म के साथ मिलाया, प्रबल अम्ल को प्रबल भस्म के साथ मिलाया, तभी तो रिएक्शन जो होगा वो न्यूट्रल होगा, लवण बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि प्रबल अम्ल में दुर्बल भस्म को मिलाया या प्रबल भस्म में दुर्बल अम्ल को बनाया, उस परिस्थिति में हम लवण बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें अम्लीय भास्मिक का गुण होगा, लेकिन इसमें कोई अम्लीय भास्मिक का कोई गुण नहीं होता है, क्योंकि हम लोग यूज़ भी करते हैं आम जिंदगी में। ये होता है प्रबल भस्म, ये होता है प्रबल अम्ल। अभिक्रिया के दौरान आपका बना है लवण और साथ साथ दिया हुआ है जल। इस तरह की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है कि आज आप क्लास समझ में आया होगा, क्योंकि आज हमने बेसिक सिर्फ केवल भस्म के बारे में बताया। अगले क्लास में अब बताएंगे लवण के बारे में। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक।